नेक्स्ट टॉपिक है भू संसाधन। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन जिस पर हमारी सारी क्रियाओं का मतलब क्या होता है? घर बनाते हैं, खेती करते हैं, उद्योग लगाते हैं, सड़क बनाते हैं, बांध बनाते हैं। मतलब बांध तो नदियों में बनता है, लेकिन नदी किस पे? भूमि पे, है ना? तो सारी क्रिया, रेलवे लाइन, तो सारी क्रियाएं किस पे होती हैं? भूमि पर। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। क्यों? हम इसको सीमित क्यों कहते हैं? इसका कारण है कि हम जानते हैं कि जमीन को बनने में लाखों साल लगते हैं। पहले लावा से चट्टान बनती, चट्टान पे विभिन्न प्रकार की जलवायु क्रियाएं होती हैं, फिर अपक्षय और फिर अपर्दन होता है, फिर वो चूर्ण से मिट्टी मिलती है। तो हम ऐसे नहीं खोद देते हैं पाँव से मिट्टी और खुरपी से खोद के फेंक देते हैं, अरे पानी में तो बह गई, क्या हुआ? अरे नहीं बच्चों, 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लाखों साल लग जाते हैं। इसीलिए जान के रखिएगा, बहुत ही सीमित संसाधन है ये। इसके कारण इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। जैसे भारत में यदि हम माना जाए, वन, यदि लैंड यूटिलाइजेशन देखें इंग्लिश में, तो वन लगे होते हैं। फिर कृषि के लिए उपलब्ध भूमि, ऐसा मतलब ऐसी भूमि जो कृषि के लिए नहीं है, उसमें क्या है, जैसे बंजर है। गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि, सड़क, इमारतें, उद्योग आदि। जैसे मैंने बताया था कि सब सड़कें, इमारतें, उद्योग, आपका घर, आपका पार्क, ये कहाँ बने हुए हैं? सब सब जमीन पे, लैंड पे। स्थायी चारागाह और बाग। स्थायी चारागाह हमारे देश में कम है, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, विदेशों में बहुत अधिक संख्या में है। नीदरलैंड चले जाइए या आप न्यूजीलैंड चले जाइए, तो वहाँ पे भूमि का एक बहुत बड़ा भाग स्थायी चारागाह को दिया गया है, जानवरों को खाने के लिए दिया गया है। ठीक है, बाग बगीचे जिसमें आम, अमरूद आदि फल लगते हैं। फिर शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है? एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब होता है कि जिसपे हम वर्तमान में खेती कर रहे हैं। इस प्रकार लैंड यूटिलाइजेशन किया गया है, इस प्रकार भूमि संसाधनों का बंटवारा किया गया है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जबकि वर्तमान में 24.56% भाग पे ही वन है। देखिए, इसको आप दूसरे रूप से देखिएगा, आप कहेंगे कि 33% भाग पे वन होना चाहिए। सरकार के नियम के अनुसार 33% भाग में वन होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि देश के किसी नहीं, हर एक भाग के, जैसे आपका एक घर है, यानी मान लीजिए, या स्कूल है, तो स्कूल के 33% भाग पे वन होना चाहिए। आपके शहर के 33% में वन होना चाहिए। आपके गांव के 33% में वन होना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र के 33% पे भाग पर वन होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भारत के जो 60% वन है वो पर्वतों और पहाड़ों पर है या पठारी भागों पे। मैदानी भागों में तो वन 10% से कम रह गए हैं। इसलिए सरकार का ये उद्देश्य है कि जितने अधिक वन लगाए जाएंगे उतना ही आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ होगा। नेक्स्ट टॉपिक है भूमि निम्नीकरण। निम्नीकरण का मतलब है अपर्दन, मतलब भूमि किसी काम की न रह जाए। तो कौन से कारक हैं, वो कौन से कारण है जिसकी वजह से भूमि उपयोग में नहीं हो रही? भारत में भूमि निम्नीकरण के निम्नलिखित कारक उतरते हैं। वनोन्मूलन। वनोन्मूलन, वनों का नष्ट होना। वनों का नष्ट कई कारणों से हो सकता है। ईंधन के लिए लकड़ी काट के, या पेपर उद्योग के लिए लकड़ी काटा जाता है। तो भारत में उड़ीसा और मध्य प्रदेश में वनों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया। खेती के लिए भी किया जाता है। सबसे बड़ा कारण है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो अनाज की डिमांड बढ़ेगी। अनाज की डिमांड पूरी करने के लिए भाई जमीन तो सीमित है, जैसे हम जानते हैं, तो जंगलों को काटा जाएगा और जंगलों को काट के कृषि कार्य किया जाएगा। अति पशुचारण। अति पशुचारण मतलब भाई स्थायी चारागाह नहीं है, तो पशु क्या होते हैं? घास खाते हैं। घास खाते हैं तो क्या करते हैं? जड़ से जमीन को उखाड़ लेते हैं, तो मिट्टी के कण वहाँ ढीली हो जाती, तो पानी और वायु आदि के साथ वो बह जाती है, उड़ जाती है। इस प्रकार का जो निम्नीकरण है गुजरात और राजस्थान में देखने को बहुत मिलता है, क्योंकि रेगिस्तानी भाग है राजस्थान और गुजरात में भी। खनन। खनन क्या होता है? लोह, आयास, मैग्नीज, बॉक्साइड आदि चीज़ें निकालने के लिए हम जमीन को खोदते हैं। ठीक है, जब खोदते हैं तो मिट्टी को तो उखाड़ेंगे, तभी तो हम नीचे से अयस्क को निकालेंगे।
तो खनन के कारण भी बहुत सारी भूमि बेकार हो गई है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अधिक सिंचाई, अति सिंचन के से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी थे, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता, लवणीयता मतलब नमक की मात्रा और क्षारीयता मतलब एसिडिक हो जाती है। ये क्यों होता है? जब हम बहुत अधिक सिंचाई करेंगे तो पानी उसमें रुकेगा, जब पानी उसमें रुकेगा तो भूमि की उपयोगिता कम होगी। इंदिरा गांधी नहर जैसे राजस्थान में बनाई गई थी, आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर बनाई गई थी ताकि राजस्थान के जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों वहाँ पे सिंचाई की सुविधा प्रदान करके खेती की जाए। लेकिन क्या हुआ, इंदिरा गांधी नहर के दोनों तरफ के बहुत बड़े भूभाग में नहर से पानी लीकेज किया, सीपेज करता है ना, पानी बहता है अंदर ही अंदर अंदर, उसने एक हल्का सा दलदली क्षेत्र बहुत बड़ा बना दिया नहर के दोनों तरफ, जिसके कारण अब वहाँ खेती संभव नहीं है। यही और अत्यधिक सिंचाई का, और ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ हरित क्रांति हुई थी, हम लोग बाद में पढ़ेंगे हरित क्रांति कृषि वाले चैप्टर में, जहाँ खेती ज़्यादा हुई तो वहाँ से अधिक उत्पादन करने के लिए अधिक सिंचाई की, क्योंकि हम उन्नत बीज, कीटनाशक और रासायनिक खाद इस्तेमाल करते हैं और ये पानी की बहुत अधिक डिमांड करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये हुआ। खराब जल निकासी के कारण, ये तो आप समझिए, सीवेज सिस्टम यदि खराब है, नालियाँ यदि साफ नहीं है तो क्या होगा, पानी जमीन पे आ जाएगा और काफ़ी देर रुका रहेगा। सीवेज सिस्टम लीक हो गया और तो सारा जो घर के वेस्टेज है वो पूरा ड्रेनेज बाहर आ जाएगा, उससे भी जमीन की खराबी हो जाएगी। भूमि संरक्षण, भूमि संरक्षण में कंजर्वेशन ऑफ लैंड, या सॉइल की बात नहीं कर रहे हम, लैंड की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। वनोरोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन, मतलब खूब सारे वृक्ष लगाए जाए और जानवरों के लिए स्थायी चारागाह बनाए जाए जहाँ जानवर जाके अपना चारा प्राप्त करें। पेड़ों की रक्षक मेखला करता, पेड़ों की एक सीधी लाइन में लगाना। ऐसे क्या है कि पेड़ों को यदि हम एक सीधी लाइन में लगाएंगे, इस तरह एक सीधी लाइन में लगाएंगे तो क्या होगा, वायु से हवा को ये रोकेगा, और जब ये हवा को रोकेगा इस तरह तो क्या होगा, मिट्टी का अपरदन भी कम होगा। पशुचारण नियंत्रण, बिल्कुल, और खनन नियंत्रण, ये दोनों यदि हम कम से कम करेंगे, लेकिन विकास के लिए तो बहुत आवश्यक है, लेकिन उतना ही करें जितना हमें आवश्यक है। रेतीले टीलों के किनारे कांटेदार झाड़ियां और पेड़ लगाकर इनके विस्तार को रोकना। होता क्या है कि जो रेत होती है वो ऐसे दिशा में आगे बढ़ती है। यदि हम यहाँ पे खूब सारे पेड़ वेड़ आदि लगा दिया जाए तो क्या होगा, ये रेत यहीं पे पेड़ों के साथ रुक जाएगी, तो रेत का विस्तार नहीं होगा, तो मिट्टी की भी खराब नहीं। औद्योगिक जल को साफ करके विसर्जित करने की से कमी आती है। औद्योगिक जल, जो उद्योगों से निकलने वाला जल है वो क्या होता है, गंदा होता है, रसायन युक्त होता है और गर्म होता है, और उसको कभी कभी ज़्यादातर नदियों में फेंका जाता है, और कभी कभी क्या होता है, बगल की खाली ज़मीन पे फेंक दिया जाता है, उससे भी ज़मीन खराब हो जाती है। यदि उसकी उचित प्रबंधन किया जाए और ज़मीनों में फेंकने से पहले यदि उसको अच्छी तरह साफ कर लिया जाए, उसके केमिकल रसायन निकाल लिए जाए, यदि गर्म जल है तो उसको ठंडा कर दिया जाए, तो बहुत अधिक हद तक हम भूमि की सुरक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मृदा संसाधन। मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय योग्य मतलब कि ये बनती है लेकिन ये इसकी प्रोसेस बहुत स्लो होती है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ बताया था कि यदि हम मिट्टी को नष्ट कर देंगे तो बनेगी तो है, लेकिन ये लाखों साल लेगी, तो ये बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, देखिए मृदा जो बनती है उसके लिए दो कारक होते हैं, एक सक्रिय कारक होता है और एक निष्क्रिय कारक होता है। तो जो निष्क्रिय कारक होते हैं उसमें उच्चावच, जनक शैल, है ना, संस्तर शैल और समय होता है। सक्रिय क्या होता है, जलवायु, वनस्पति और जैव प्रदाह, मतलब जिसमें जीवन हो, जो लगातार बदलते हैं, जैसे जलवायु बदलती रहती है और जीव जंतु। तो इसलिए मृदा निर्माण में दो कारक बनाए गए हैं, सक्रिय और निष्क्रिय कारक। अब मृदा निर्माण में जो प्रक्रिया में है उसमें क्या है, उच्चावच। उच्चावच का मतलब कि वो जगह पर्वत है, पठार है कि मैदान है। यदि आप देखेंगे पठार और पहाड़ पे मिट्टी की एक पतली परत होती है, वो बहुत पतली परत होती है जो खेती के लिए उपयोगी नहीं होती। हाँ, लेकिन इसके विपरीत यदि मैदानी भागों में देखेंगे तो मिट्टी की एक
मृदा की एक मोटी परत होती है जो खेती की दृष्टि से बहुत उपयोगी होती है। जनक शैल जिसको मूल पदार्थ भी कहते हैं, अर्थात वो किस प्रकार की उससे बना है ना, क्योंकि प्रत्येक मिट्टी जो बनती है वो अपने जनक जिससे वो बनती है उसका रूप लिए रहती है ना। जैसे लावा प्रधान मिट्टी है, वो लावा चट्टानों से बनेगी तो लोहांश अधिक होगा उसके अंदर, तो वो काले रंग की होगी या हल्के लाल रंग की होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस प्रकार की चट्टानों से मिट्टी का निर्माण हुआ है। जलवायु, देखिए जलवायु ही चट्टानों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और फिर वो चट्टान अंततः किसमें बनते हैं, मिट्टी में मिलती है। कभी कभी क्या होता है, एक ही जलवायु क्षेत्रों में अलग अलग मिट्टी बनती है और कभी कभी अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में एक ही प्रकार की मिट्टी को आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेनाइट तो आपने देखा होगा कि आपके घर के किचन्स में लगे रहते हैं, है ना, और जो काफ़ी पैसे वाले होते हैं उनके तो बाथरूम में, घर में और रेलवे स्टेशनों में कई जगह आप देखते हैं ग्रेनाइट काले और ब्राउन रंग का होता है। मॉल में आपने देखा होगा कि अक्सर सीढ़ियाँ ग्रेनाइट की ही बनी रहती है। अब यदि हम ग्रेनाइट चट्टान को लें तो मानसूनी का मतलब जो भारत में है जहाँ 6 महीने वर्षा होती है और 6 महीने शुष्क रहता है, यदि ऐसे भागों में ले तो वहाँ लेटेराइट प्रकार की मिट्टी बनती है। मानसूनी पे जहाँ गर्म और बारिश ज़्यादा होती है वहाँ लेटेराइट प्रकार की मिट्टी मिलती है। लेकिन यही यदि स्टेपी जलवायु हो जहाँ पे ठंडा मौसम रहता है तो वहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण कर देता है, और टैगा जलवायु में जो काफ़ी ठंडा होता है वहाँ पे ये क्या करता है, भूरी मिट्टी का निर्माण कर देता है। नेक्स्ट वनस्पति, और वनस्पति किस प्रकार मृदा का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए जो घास वाली वनस्पतियों से जो निर्मित मिट्टी होती है वो अपेक्षा जंगली वनस्पति निर्मित अधिक संस्तरों वाली होती है। संस्तर मतलब मृदा में लेयर्स होती है, मिट्टियों में लेयर्स होती है ऊपर से नीचे तक। तो यदि वो जंगली वनस्पति वाली होगी तो वहाँ पे अधिक संस्तर लेयर्स होंगी और जो घास वाली होगी वहाँ पे कम होंगे। इसी प्रकार जीव जंतु, बिल खोदने वाले, कुरतने वाले जैसे दीमक, केचुआ जब अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं तो मृदा निर्माण में बहुत भूमिका निभाते हैं। आप देखा होगा जमीन में बरसात में आपके घर के आसपास लंबे लंबे केचुए निकलते हैं, नूडल्स की तरह। जो नूडल्स नहीं खाते आप लोग, उसी तरह होते हैं केचुए, लंबे लंबे होते हैं। बचपन में हम लोगों को याद है कि मैं तो मछली नहीं खाता था लेकिन अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने जाता था मैं जब, तो उसी कांटे में उसी केचुए को चारे के रूप में चढ़ा देते थे। तो लंबे लंबे से ब्राउन ब्राउन केचुए होते हैं, वो मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं। आप बरसात में बहुत देखेंगे, इवन गमला भी आप लगाए होंगे कहीं पे घर पे आसपास, कोई पौधा वौधा लगाए हो तो उसमें भी आप केचुओं को देखेंगे, एकदम नूडल्स की तरह होते हैं। हाँ, नूडल्स खाते वक्त मत सोचिएगा कि ये केचुआ खा रहे हैं आप, वो नूडल्स ही होता है। जीव जंतु सदैव मृदा में मिलते रहते हैं और मृदा संस्तरों को आपस में वो ऊपर से नीचे मिट्टी को करते रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है, मिट्टी निर्माण में। नेक्स्ट है समय। समय का तात्पर्य है कि चट्टान से कब वो मिट्टी में बनी, है ना। तो ये कितना समय लगता है। जो नवीन मृदा होती है वो कम समय लेती है और जो ओल्ड मृदा होती है उसमें काफ़ी समय गुजर जाता है। तो जितनी पुरानी मिट्टी होगी उतने ही मृदा परिच्छेदिकाओं के संस्तर होंगे। अभी हम उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मृदा परिच्छेदिका। उतने ही अधिक मिट्टियों की लेयर होगी और जितनी नई मिट्टी होगी उसमें कम लेयर होगी। जैसे जलोढ़ मिट्टी है जो बाढ़ के समय बिछाई जाती है, उसमें क्या होता है, वो युवावस्था की मिट्टी मानी जाती है, उसमें संस्तर कम पाए जाते हैं। इसके विपरीत काली मिट्टी जो होती है उसमें संस्तर अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका मतलब होता है कि ये जो जमीन है, ये ऊपर है जिसमें हम रहते हैं या खेती करते हैं, उसके नीचे एक लेयर होती है। लेयर बहुत मोटी नहीं होती है ना, ये लेयर बहुत मोटी नहीं होती कि हजारों किलोमीटर, नहीं, ये बहुत सीमित होती है, कुछ सेंटीमीटर से लेके कुछ मीटर तक की होती है। हाँ, इस मृदा परिच्छेदिका की जो सबसे ऊपरी भाग है उसको ऊपरी संस्तर की मृदा कहते हैं। लेकिन आप जान लीजिए मृदा परिच्छेदिका की कुछ एक विशेषताएं होती हैं। जैसे ऊपर से हम नीचे जाएंगे तो जैविक पदार्थों, जीवित जीवों की संख्या आदि में कमी आती जाएगी, लेकिन खनिज पदार्थों में वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे जाने पे जीवाणुओं की या जैविक पदार्थों की कमी होगी, लेकिन खनिज पदार्थों की
संख्या में वृद्धि होती। अब आइए इस चित्र को देखते हैं। मृदा सबसे ऊपर होती है ए, इसके ऊपर भी होती है, यदि 11th-12th में पढ़ेंगे थोड़ा विस्तार से, लेकिन आपकी 9th क्लास में इतना ए ऊपरी संस्तर की मृदा। ऊपरी संस्तर की मृदा, इसको हम शीर्ष मृदा भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में टॉप सॉइल कहते हैं। मतलब शीर्ष मृदा मतलब सबसे ऊपर होती है। इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। बी क्या है? सेकंड है, ये बी है। इसमें खनिज संसाधनों की, इसको हम सब सॉइल कहते हैं। उप मृदा लिखा है ना, तो इंग्लिश में इसको हम कहते हैं सब सॉइल। तो ए में जैविक पदार्थों की अधिकता होगी, बी में खनिज पदार्थों की अधिकता होगी, सी जो अर्धस्तरीय अपक्षेतित आधारित चट्टान, इसके अंदर वो चट्टानें होंगी जो टूट फूट के मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही होंगी। और सबसे डी है अपक्षय रहित आधारित चट्टान, जिसको हम पेरेंट कहते हैं। पेरेंट मतलब मूल, जिससे बनी हुई है। इस पे ऊपर की प्रक्रियाओं का कोई इसमें किसी प्रकार का अपक्षय, अपरदन या इंग्लिश में हम कहिए इरोजन और वेदरिंग, कोई प्रक्रिया इसके अंतर्गत नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक है मृदा वर्गीकरण। यहाँ हम भारत के वर्गीकरण को पढ़ेंगे, विश्व के नहीं। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच मतलब पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, भू आकृति, ठीक है। भू आकृति मतलब घाटियाँ हैं, जलवायु, गर्मी, सर्दी और वनस्पतियाँ पाई जाती है। इस कारण भारत में अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। सबसे पहले है इंपॉर्टेंट जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, ये मृदा नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से बनती है। इसका क्या मतलब हुआ? नदियाँ पहाड़ों से पत्थरों को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों को लाती हैं और अपने किनारों पे बिछा देती हैं। भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से बनी हुई है। यदि हम भारत के मानचित्र को देखें, ये देखिए भारत का मानचित्र है। ये जो भूभाग आपको दिख रहा है, ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का, ये पश्चिम बंगाल, ये आसाम का। यहाँ पे क्या है? 3 प्रमुख नदियों के तंत्र है। ये पंजाब वाले भाग में सिंधु और उसकी सहायक नदी कौन सी होगी? सतलज, रावी, व्यास। फिर ये गंगा जमुना का क्षेत्र है और ये ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है। तो यहाँ पे नदियों द्वारा लाए गए अवसाद बिछाए जाते हैं, जिसके कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस प्रकार ये मिट्टी सिर्फ नदी घाटियों पे नहीं, आप ये देखिए कि भारत के तटीय क्षेत्रों पे, यहाँ पे कौन सी, देखिए यहाँ पे महानदी, कृष्णा, गोदावरी है यहाँ पे, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, इनके तटों पर भी या इनके मुहानों के पास भी इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। तो मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से निर्मित मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो ये मुख्यतः वहीं पाई जाएगी जहाँ पे नदियों का विस्तार है। भारत के तटीय मैदानों, प्रायद्वीप नदियों, बेसिनों में ये मृदा पाई जाती है। मैंने बताया दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, उसके किनारे भी मिट्टी मिलती है। जलोढ़ मृदा में रेत, स्लिट और मृतिका क्ले के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। ये भी कई प्रकार की होती है, हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में अति लघु प्रश्न या लघु प्रश्न के रूप में जरूर आता है ना। कभी कभी बहुविकल्पिक में पूछ लेता है कि बांगड़ या खादर किस प्रकार की मिट्टी है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बांगड़ मिट्टी। ये पुरानी जलोढ़ है। ये मृदा सामान्यतः उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। ये सिंपल जान लीजिएगा, बांगड़ मतलब पुरानी जलोढ़, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। मतलब पहले कभी पड़ता था लेकिन आज वो नहीं पहुंचता। इसमें कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा, इसमें कंकड़ अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। और ये कृषि के लिए इतनी उपयुक्त नहीं होती। खेती होती है लेकिन इतनी उपयुक्त नहीं होती। दूसरा वर्ग है इसका खादर। ये नवीन जलोढ़ मृदा है। बाढ़ के पानी के लगभग प्रतिवर्ष पहुंचते रहने के कारण इस मृदा का नवीनीकरण होता रहता है। इसका क्या मतलब है? ये कि ऐसी मिट्टी है
जहां बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता है। जब बाढ़ का पानी पहुंचेगा तो जब बाढ़ खत्म हो जाएगी तो क्या कि मिट्टी की एक पतली परत वहां बिछा के जाएगी। ये मिट्टी खेती की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होती है। उत्तर के विशाल मैदान में, जो कि अभी हमने देखा था, है ना, उत्तर के विशाल मैदान में आप देखिए जो बांगड़ का ये क्षेत्र, यहाँ बांगड़ का क्षेत्र बहुत ज़्यादा है ना, या बांगड़, लेकिन यहाँ पे खादर का क्षेत्र बहुत है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार और ये पश्चिम बंगाल में खादर क्षेत्र बहुत अधिक है जहाँ पे खेती की जाती है। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। जान लीजिए, जलोढ़ मृदा समस्त मिट्टियों में सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इसमें पोटैश, फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। चावल, गेहूं, गन्ना आदि इस मृदा को उगाने में प्रमुख फसल उगने वाली। सिंपल से कैसे याद रखेंगे आप, जैसे यदि उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड या यहाँ पे रहते तो आपको पता होना चाहिए कि आपके चारों तरफ या आसपास कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है, क्योंकि आप जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में रहते हैं तो इसको याद करते हैं। यह मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में मुख्यतः मिलती है। तो क्या क्या पॉइंट रखना है जलोढ़ मिट्टी में? 2-3 पॉइंट पर। इन मिट्टियों का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से बनती है। ठीक है बेटा। ये बहुत उपजाऊ होती है। आयु के आधार पर 2 प्रकार की, बांगड़ और खादर। बांगड़ मतलब पुरानी जलोढ़ जहां वर्षा का जल नहीं पहुंचता या बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। खादर जहां प्रति वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है। पोटैश, फास्फोरस की मात्रा इसमें अधिक होती है। साथ ही साथ चावल, गेहूं, गन्ना आदि फसलें उगाई जाती। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल में ये मिट्टी पाई जाती है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिट्टी है काली मृदा। काली मृदा पता ही चल गया, ब्लैक सॉइल कलर से। इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के समय निकलने वाले लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है। सारी मिट्टियां, एक चीज तो आप जानते हैं कि सारी मिट्टियां किससे बनती है? चट्टानों से ही बनती है। यहाँ पे कौन सी? लावा से निकली चट्टानें। तो लावा से जो चट्टानें निकलेंगी वो काली होंगी, उसमें लोहांश की मात्रा अधिक होगी, इसलिए उनका रंग काला होगा। इसलिए इस मिट्टी का रंग भी काला होता है। काले रंग के कारण इस मिट्टी को रेगर मृदा भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पिक में बहुत बार पूछता है, रेगर मृदा किसको कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। काली मिट्टी बहुत महीन कणों अथवा मृतिका से बनी है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना की अधिकता होती है, लेकिन फास्फोरस कम होता है। ये याद रखिएगा कि किसमें क्या ज़्यादा होता है और किसमें क्या होता है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। गीली होने पे मिट्टी चिपचिपी और गर्म और शुष्क होने पे इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, याद रखिए, ये जो काली मिट्टी है जब गीली होती है, मतलब बारिश में, तो चिपचिपी हो जाती है। जैसे लपसी यूं नहीं होती, आपके घर लपसी बनती होगी ना पूजा पाठ पे, तो लपसी की तरह हो जाती है। लेकिन जब ये सूख जाती तो बड़ी बड़ी दरारें इस मिट्टी में पड़ जाती है। इस मृदा में का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में हुआ है। ये देखिए, ये काली मिट्टी का क्षेत्र है बेटा। ये गुजरात, ये पूरा मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, ये पूरा महाराष्ट्र। काली मिट्टी का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो महाराष्ट्र, फिर ये कर्नाटका का उत्तरी भाग, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में मिलती है। तो ये जो पूरी लाइनिंग बनी हुई है इस तरह की टेढ़ी, वो क्या है? काली मिट्टी के क्षेत्र की बनी हुई है। कपास इस मृदा में उगने वाली प्रमुख फसल है, इसलिए इसे कपास मृदा भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, काली मिट्टी को कपास मृदा, रेगर मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि इस मिट्टी में उगने वाली सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? कपास की। कपास के अलावा क्या होता है? मूंगफली का भी उत्पादन होता है, गन्ने का भी उत्पादन होता है। लेकिन चूंकि कपास सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी में होती है, इसलिए इसको कपास मृदा भी कहते हैं। तो काली मिट्टी की प्रमुख क्या विशेषता है? सबसे पहली, ये लावा से बनी चट्टानों के विघटन से बनी हुई है। इसका रंग काला होता है क्योंकि इसमें लोहांश की अधिकता होती है। ये इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। गीली होने पे चिपचिपी हो जाती है और सूखने पे दरार पड़ जाती है। इसमें फास्फोरस की कमी होती है, लेकिन बाकी पोटैश और नाइट्रोजन आदि की मात्रा अधिक होती है।
और इसके अंदर कपास प्रमुख फसल, इसलिए कपास मृदा भी कहते हैं। इसके अलावा मूंगफली और गन्ना आदि का भी उत्पादन होता है। नेक्स्ट है लाल और पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल। इन मृदाओं का रंग लाल रावेदार अग्नेय, अग्नेय मतलब इग्निशियस रॉक। ये जान लीजिएगा, आपने पढ़ा था पिछली क्लासों में कि लावा के ठंडे होने से जो सबसे पहले जो चट्टान बनती है उसको अग्नेय या इग्निशियस रॉक कहते हैं, ठीक है। और रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित मतलब अग्नेय के बाद अवसादी फिर रूपांतरित। रूपांतरित मतलब अग्नेय चट्टानों पे धूप का, पानी का असर होता है तो चट्टानें टूट जाती हैं, और यदि जमीन में चली जाए तो दबाव आ जाता है, तो इनका रूप रंग बदल जाता है, तो ये रूपांतरित कहते हैं। जैसे आप देखेंगे संगमरमर, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? रूपांतरित है। चूना पत्थर पे जब अत्यधिक ताप और दाब काम करता है तो संगमरमर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखिएगा, रूपांतरित, अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण इसका रंग लाल होता है। इसका पीला रंग जल योजन के कारण होता है। जल के जब जल से इसका मिलन होता है या संयोग होता है तो इसका रंग पीला हो जाता है। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी दक्षिणी हिस्सों में रावेदार अग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों, पश्चिमी और दक्षिणी तेलंगाना, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र में मिलती है। इसमें मोटे अनाज, दलहन और तिलहन की खेती की जाती है। सामान्यतः आप देखिए कि जो लाल और पीली मिट्टी है उसका क्षेत्र कहाँ पे, ये देखिए लाल और पीली मिट्टी लिखा है, ये वाला लाल और पीली मिट्टी क्षेत्र मुख्यतः काली मिट्टी के चारों ये साइड में मिलती है, ठीक है। तो ये दो प्रकार की होती है, एक लाल और होती है, दूसरी पीली। यहाँ पे मुख्यतः चूंकि इन क्षेत्रों में थोड़ा वर्षा कम होती है तो यहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती है? मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, तिलहन, दलहन, जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ये कौन सा राज्य है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणी राज्य है, फिर ये झारखंड है, ये उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है, ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटका और तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो इन राज्यों में ये मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा, लेटराइट ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ईंट। ये ईंट की भांति होती है, उसका रंग और रूप। इस मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक एक के बाद आने के कारण होता है। भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन लीचिंग का परिणाम होता है। ये जान लीजिए, लेटराइट मिट्टी उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ एक बार खूब गर्मी पड़ती है, कुछ समय बाद खूब बारिश होती है, फिर गर्मी पड़ती है, फिर खूब बारिश होती है, और क्या होता है, पानी बहुत अधिक मात्रा में जमीन के नीचे चला जाता है। इसको लीचिंग कहते हैं और हिंदी में निछालन कहते हैं। लीचिंग का मतलब जो नीचे की तरफ छन जाता है। जैसे छन्नी में नहीं, अब दूध छानते हैं, चाय छानते हैं, तो डालते हैं तो नीचे चला जाता है। तो कुछ पदार्थ, चाय पत्ती, अदरक और तुलसी का पत्ता सब ऊपर रह जाता है और बाकी जल नीचे चला जाता है। तो पृथ्वी पर भी, जमीन पर भी इसी प्रकार की निछालन की प्रक्रिया होती है कि बहुत से पदार्थ जमीन के ऊपर रह जाते हैं और बहुत सारे खनिज पदार्थ जल के साथ घुल के नीचे चले जाते हैं। इसमें ह्यूमस, जैव पदार्थों, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। याद रखिएगा, जब बारिश अधिक हो रही है और जमीन के नीचे खूब सारा पदार्थ जा रहा है तो ऊपर कमी हो जाएगी। कारण कि जब खनिज, जैव पदार्थ घुल के पानी के साथ नीचे चले जाएंगे तो ऊपर ये नहीं रहेंगे। ये मिट्टी या मृदा अधिकतर दक्षिणी राज्यों केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु में देखने को मिलती है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। इस मृदा में उगने वाली फसल है चाय, कॉफी, काजू, रबड़ और मसाले। ये देखिए लेटराइट मृदा का ये पतली सी पट्टी है। यहाँ पे 9th में पढ़ा था, पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का जो भाग है ना, तटीय मैदान है, यहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी तो यहाँ पे ये कहाँ पाई जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या इसकी विशेषता हो गई? जहाँ पे गर्म और वर्षा कंटिन्यूसली अल्टरनेट आते हों वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। ह्यूमस, जैव पदार्थ और अन्य पदार्थों की कमी होती है क्योंकि वो नीचे जल के साथ चले जाते हैं। और ये क्षेत्र क्या है? काजू, चाय, मसाले आदि उत्पन्न किया जाता है। एक तो ये हो कि पतली पट्टी में पाई जाती है, एक ये तमिलनाडु के छोटे से क्षेत्र में। उसके बाद आप देखिएगा ये
ये कौन सा राज्य है बताइए? ये है मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। कितने लोगों को याद था? सोचिएगा, ये शिलोंग है। तो ये देखिए, इसके मेघालय के उत्तरी भाग में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पे ये देखिए थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पे भी पाई जाती है। नेक्स्ट है मरुस्थली मृदा, डेजर्ट। तो ये तो समझ गए होंगे मरुस्थल। इस मृदा का निर्माण उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में होता है जहां वर्षा बहुत कम और वाष्पीकरण अधिक होता है। भाई डेजर्ट एरिया है तो निश्चित रूप से तापमान अधिक होगा, डेजर्ट बना है तो वर्षा कम होगी। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण मतलब होता है कि हवा में भाप में पानी उड़ता है, इसको इवापोरेशन प्रोसेस कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे घर में आप पानी वानी गर्म कीजिए तो क्या होता है, भाप बन के ऊपर उड़ता है, वही प्रोसेस होता है। तो जब तापमान अधिक होगा और पानी कम होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेजी से होगी। इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली, रेत वाली और लवणी, लवणी मतलब नमक, जब पानी ऊपर चला जाता है तो नमक वहीं पे धरातल पे रह जाता है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। जान लीजिए, अभी मैं मानचित्र में दिखाऊंगा कि कहाँ पे ये नमक बनता है भारत का सबसे ज़्यादा। जब जल ऊपर वाष्पीकृत हो जाएगा तो नमक नीचे रह जाएगा। तो इसको ऐसा नहीं है कि खेतों से निकाल के खाते, नहीं नहीं, इसको केमिकली साफ किया जाता है और फैक्ट्रियों में, तब ये हमारे खाने लायक बनता है। कौन सा नमक खाना चाहिए हम लोगों को? आयोडाइज। टीवी में देखा ना आपने, आयोडाइज नमक खाना चाहिए। आप तो आजकल तो एक और इम्पॉर्टेंट नमक आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट। ये खाना चाहिए, इससे ना बीपी कम होती है। थोड़ा महंगा आता है भाई, वो नमक 20-22 रुपए किलो आता है, ये 90-95 रुपए किलो होता है, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोशिश कीजिएगा आपके घर में यदि आपके पेरेंट्स को बीपी और दूसरी समस्याएं हों तो उनसे कहेगा कि आज से खाने में सेंधा नमक खाएं। हम तो अभी तक व्रत में, नवरात्र में, पूजा पाठ में ही खाते थे, लेकिन नहीं, आप इसको अपने दैनिक जीवन में इंपॉर्टेंट पार्ट बनाइए और घर में सेंधा नमक ही खाने की कोशिश कीजिए। इसमें लोहा और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस का मतलब होता है जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्तियों से ये पदार्थों का, ह्यूमस का निर्माण होता है ना। तो इसकी कमी होती है भाई, जब पानी नहीं बरसेगा, पानी की कमी होगी, जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ह्यूमस कहाँ से आएगा। इस मृदा में मुख्यतः मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी की खेती होती है। जहाँ सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होती है वहाँ गेहूं और कपास की भी खेती होती है। सिंपल सी बात है, जब पानी नहीं होगी तो खेती कैसे होगी? तो यहाँ पे मुख्यतः वो अनाज उगाए जाते हैं जिनको कम पानी की, जैसे ज्वार, बाजरा और रागी। लेकिन जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था हो गई है, जैसे इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था, वहाँ कपास और ये गेहूं की अधिक उत्पादन है। ये मृदा मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा एवं उत्तरी गुजरात में पाई जाती है। आइए मानचित्र में देखते हैं कहाँ कहाँ मिलती है। देखिए आप इसमें, ये पश्चिमी राजस्थान का भाग है, ये शुष्क मृदा है। यहाँ पे देखिए, ये जो शुष्क मृदा लिखी है एक्चुअली मरुस्थली मिट्टी है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये मिट्टी मिलती है, इसका थोड़ा सा भाग यहाँ पे भी है। तो जहाँ पे इस प्रकार के, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ याद रखना है, जहाँ तापमान अधिक हो, वर्षा कम हो, वाष्पीकरण अधिक हो, वहाँ मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है। चूँकि यहाँ खेती होती नहीं है ना, तो यहाँ पे ऐसे अनाज उगाए जाते हैं जिसमें जो ज्वार, बाजरा, जिनमें पानी की कम आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, वनी मृदा। कई जगह इसको पर्वतीय मृदा भी कहते हैं क्योंकि पर्वतों में अधिकतर वन पाए जाते हैं, है ना। तो वनी मृदा और पर्वतीय मृदा एक है, इसलिए आप लोग इसको कंफ्यूज मत होइएगा बाद में। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जब वर्षा वन उपलब्ध। वर्षा वन मतलब वर्षा के, भाई पानी बरसता है तो वहाँ पे वन प्राकृतिक रूप से उगते हैं। पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण इस मृदा की परत पतली होती है। मैंने पहले बताया था मृदा के निर्माण के कारकों में कि जो पर्वतों की ढाल होती है वहाँ पे मिट्टी की बहुत पतली परत पाई जाती है। इस मृदा में जीवाश्म की अधिक होती है। भाई वन क्षेत्र है तो निश्चित रूप से जीवाश्म अधिक मात्रा। ये जीवाश्म अधिकतर अनपरिघटित, अंडर कंपोज्ड होते हैं, अर्थात पूरी तरह गले नहीं होते। फलस्वरूप ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है और मृदा अम्लीय एसिडिक हो जाती है। भाई खूब सारे जीवाश्म तो होते हैं लेकिन ये पूरी तरह गलते नहीं, क्योंकि गलने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा उच्च तापमान चाहिए, और पर्वतीय भागों में क्या होता है, तापमान थोड़ा कम होता है।
इस मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। बागानी फसलों, बागानी मतलब जिनके बड़े बड़े बाग होते हैं फसलों के, जैसे चाय, कावा, मसाले, फलों की कृषि के लिए मृदा बहुत ही उपयोगी होती है। यह मुख्यतः हिमालय क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी और पूर्वी घाट तथा प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। आइए इसका मानचित्र देखें कि कहाँ कहाँ ये मिट्टी मिलती है। देखिए मानचित्र में देखिए, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश। तो ये जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है उत्तर भारत के, यहाँ कौन सा पर्वत है? 9th में हम लोगों ने पढ़ा था हिमालय पर्वत ना। तो यहाँ पे मुख्यतः वनी मृदा या पर्वतीय मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पे फल, बाग, चाय, कॉफी, इसी प्रकार की मिट्टी थोड़ी यहाँ मिलती है, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं गई है। यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, तो यहाँ पे चाय के बहुत बड़ी ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और मसाले आदि उत्पन्न होता है। लेकिन ये जो भाग है अरुणाचल प्रदेश का देखिए और असम का, यहाँ पे सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। और ये सिक्किम का भाग है और थोड़ा पश्चिमी बंगाल का भी भाग है जिसमें दार्जिलिंग का आता है। तो लोग दार्जिलिंग जाते हैं चाय के बागान घूमने के लिए। तो यहाँ पे मुख्यतः चाय की खेती होती है। नेक्स्ट टॉपिक है मृदा अपरदन, जिसको इंग्लिश में हम सॉइल इरोजन कहते हैं, कि मिट्टी किस प्रकार की नष्ट होती है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मतलब कटाव और बहाव की प्रक्रिया को, मिट्टी कट के यदि बह जाती है तो अपरदन की श्रेणी में आ जाती है। प्राकृतिक और मानवीय क्रियाएं मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। मिट्टी सिर्फ प्रकृति के द्वारा नहीं, मानव के द्वारा भी नष्ट होती है। अभी हम इसको पढ़ेंगे कैसे होते हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक कारक। बहता जल, बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी मृदा जोतने योग्य नहीं रहती, इसे उत्खत या बैडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड रिवाइन कहते हैं। जब पानी खूब तेजी से बहता है तो क्या होता है, छोटी छोटी नालियां प्राकृतिक रूप से बन जाती हैं। आपने देखा होगा, हाँ, तो छोटी छोटी नालियां बन जाती, छोटी 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 पाइप की तरह लंबी लंबी, तो वो बीच की मिट्टी को बहा ले जाती है, आसपास की मिट्टी रहती है। तो बहता जल, वो भी तीव्र गति से, सामान्य नहीं, तीव्र गति से बहता जल मिट्टी को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीव्र और मूसलाधार वर्षा, भाई ये इस प्रकार बहता जल कब आएगा, जब तीव्र और काफ़ी तेज वर्षा होगी। और जब वर्षा काफ़ी तेजी से ऊपर से गिरती है तो क्या होता है, मिट्टी काफ़ी तेजी से बहती जाती है। आपने कभी देखा होगा कि जब छत से बारिश होती, खूब तेज पानी जमीन पर गिरता है तो वह एक गड्ढा बन जाता है। तो मिट्टी क्या होती है, उसकी घुल के बह गई होती है। तीव्र वायु, पवन द्वारा मृदा के कणों को उड़ा ले जाना। और पवन कैसे उड़ाता है, जैसे हमने पाँव से खोद दिया या खेती अवैज्ञानिक ढंग से की, अति पशु चारण हुआ, पशुओं ने क्या किया, घास तो उखाड़ ली और मिट्टी के ऊपर के कण ढीले हो गए। तो जब हवा चली तो वो धूल लेके चली गई, तो ऊपर की मृदा, ऊपर की मिट्टी की परत लेके चली गई। तो तीव्र वायु के कारण भी होता है। तो कौन कौन से, बहता जल, तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा और तीव्र वायु, ये 3 इंपॉर्टेंट प्राकृतिक कारण है जिसके द्वारा मिट्टी का होता है। फिर भूस्खलन, भूस्खलन मतलब जब खूब तेज बारिश होती है या भूकंप होता है तो पहाड़ टूट के गिरते हैं, तो उसके साथ बहुत सारी मिट्टी भी बह के चली जाती है नदियों में या सागर में। हाँ, नदियों के माध्यम से, जहाँ पे पहाड़ सागर के किनारे हैं तो सीधा सागर में चली जाती है। तो भूस्खलन, जिसको इंग्लिश में लैंडस्लाइड्स भी कहते हैं, उसके द्वारा में मिट्टी का काफ़ी नुकसान होता है, अपरदन होता है। मानवीय कारक, ये जान लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है और ये कहिए सबसे बड़ा कारक भी है। भाई प्रकृति मिट्टी को नष्ट भी करती है तो उसका निर्माण भी तो वही करती है, लेकिन मनुष्य क्या है, हम आप क्या है, हम मिट्टी को सिर्फ नष्ट करते हैं, उसके निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाते। एक तो ये 10 लाख साल या लाखों सालों में बनती है, तो भाई हमारी उम्र तो 60-70 साल की है, तो हम कैसे बनाएंगे। और यदि आप सिगरेट शराब पीते हैं तब तो आप बुढ़े भी नहीं होंगे। क्यों नहीं बुढ़े होंगे, क्योंकि यंग एज में ही मर जाएंगे। तो मिट्टी निर्माण में आप खाक योगदान देंगे। इसीलिए आप आवश्यक है कि मिट्टी को नष्ट ना करें, उसके निर्माण में भूमिका निभाएं। अब मानव कौन कौन से करते हैं, वनों की कटाई। अब आप पूछेंगे कि
पेड़ काटने से मिट्टी कैसे नष्ट होती है? देखिए, पेड़ की जड़ें क्या होती है, मिट्टी को पकड़े रहती हैं, एकदम पकड़े रहती हैं, है ना। जैसे आपके माँ बाप और टीचर हम लोग पकड़े नहीं रहते क्लास से बाहर ना जाओ, वैसे हम पकड़े रहते हैं। और जैसे पेड़ कटा, हाँ, तो क्या हुआ, जड़ें भी काटेंगे, तो जड़ काटेंगे तो मिट्टी के कण ढीले हो जाएंगे और वो पानी के साथ बह के चले जाएंगे। अतिचारण, अत्यधिक पशुचारण, जैसे मैंने अभी बताया था कि जानवर खींच लेता है घास वास तो मिट्टी के कण। खनन, ये भूमि, देखिए कारण वही है, लैंड निम्नीकरण या भूमि निम्नीकरण और मृदा अपरदन के कारण लगभग एक ही है। अब वैज्ञानिक कृषि जैसे ढालों के समानांतर खेतों की जुताई, फसल चक्र न अपनाना, अत्यधिक सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग। ये देखिए, समानांतर जुताई, यदि हम हवा की दिशा में यदि खेत जोतेंगे तो क्या होगा, हवा अपने साथ उसको आसानी से उड़ा के ले चली जाएगी। फसल चक्र ना अपनाना, फसल चक्र का मतलब होता है कि देखिए, कुछ फसलें क्या होती है, मिट्टी से बहुत अधिक उपजाऊपन उसको चाहिए, उपजाऊपन चाहिए ताकि वो फसल हो। इसलिए हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं इसके लिए कि एक वर्ष खेती करने के, 2-3 वर्ष खेती करने के बाद 1 साल के लिए भूमि को छोड़ देते हैं, 2 साल के लिए छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, पुनः वो मिट्टी अपने आप को उपजाऊपन ले आती है और पुनः खेती की उपयोग हो जाती है। अत्यधिक सिंचाई और उर्वरक, ये मैंने आपको अभी ही बताया था पहले भी कि जहाँ पे सिंचाई अधिक होगी तो पानी लगेगा। अच्छा, उर्वरक, जितना कीटनाशक आप इस्तेमाल करेंगे उतना अधिक पानी चाहिए, और जितना पानी आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका ये खेती की ज़मीन आपकी खराब होगी। विकास कार्यों जैसे सड़क, रेल लाइन, उद्योगों की स्थापना आदि। निश्चित रूप से जब सड़कें बनती हैं तो भूमि को समतल किया जाता है, तो जब भूमि को समतल करेंगे तो उसके ऊपरी कण ढीले होंगे तो बह जाएंगे या उड़ जाएंगे, या जो ज़रूरत नहीं है उसको निकाल के हम किनारे रख देते हैं और वैसे ही मिट्टी का ढेर पड़ा रहता है। धीरे धीरे हवा से, पानी से वो मिट्टी बहती जाती है और नष्ट हो जाती है। तो कौन कौन से कारक हो गए, वनों की कटाई, अतिचारण, खनन, झूम कृषि। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, नहीं जानते झूम कृषि, भूल गए आप लोग, अभी कृषि पे पढ़ाएंगे। झूम कृषि का मतलब होता है कि जंगल के एक भाग को काट के खेती करना और कुछ वर्षों के बाद जब उसकी उपजाऊपन खत्म हो जाती है तो जंगल के दूसरे भाग को खेती करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो वन भी नष्ट होते हैं और खेत भी खराब होते हैं, क्योंकि जो भूमि बंजर होगी और छोड़ दिया गया तो धीरे धीरे वो जमीन नष्ट हो जाएगी, है ना। इसके अलावा विकास कार्य, लेकिन कुछ भूमि हम लोग भी नष्ट करते हैं। जैसे हम अपने घर के बगल के प्लॉट में क्या होता है, खाली पड़ा होता है, खूब कूड़ा फेंक देते हैं। करते कि नहीं सब लोग, हर आदमी करता है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे। बगल में यदि पूरा प्लॉट खाली है या कोई ज़मीन खाली है तो उसमें कूड़ा करकट फेंकते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, वो ज़मीन किसी कार्य की नहीं रहेगी। मकान तो बनेगा लेकिन वो खेती कार्य के लिए उपयोगी नहीं रहेगी। मृदा अपरदन रोकने के उपाय, भाई यदि नष्ट हो रही है तो उसके उपाय तो करना पड़ेगा। यदि हम मिट्टी बना नहीं सकते तो हम उसके नुकसान को कम तो कर सकते। कैसे, वृक्षारोपण, खूब सारे पेड़ लगा के, जब पेड़ लगाएंगे क्या होगा, वर्षा का जल सीधा नीचे नहीं पहुंचेगा, पेड़ों से रुक जाएगा, तो तीव्र वर्षा का जल भी नालियां नहीं बनाएगी, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि तीव्र वर्षा में बह जाता है। फिर जड़ें रहेंगी जो मिट्टी को पकड़ी रहेंगी। विशेषकर पहाड़ी ढालों, बंजर भूमि और नदियों के किनारे। नदियों के किनारे क्यों लगाएंगे कि नदियां जो कटाव करती हैं उसको ये फिर पेड़ रोक लेते हैं, वृक्षारोपण। अतिचारण को नियंत्रित करना, चारागाह का निर्माण करके। अब कैसे होगा, आप स्थायी चारागाह का निर्माण कर दीजिए कि जहां जानवर जाएं और चारा खाएं, वो इधर उधर नहीं खाएंगे तो मिट्टी का भी अपरदन कम होगा। फसल चक्र को कृषि पद्धति को अपनाना, इसके अंतर्गत अपरदन को कम करने वाली फसलों का अन्य फसलों के साथ चक्रीकरण कर अपरदन को रोका जा सकता है। इससे मृदा की उर्वरकता भी बढ़ती है। भाई जो फसल अधिक उपजाऊपन चाहिए, उसको अधिक शक्ति चाहिए, तो पहले वो लगाइए। उसके बाद क्या होता है, जिसको कम चाहिए वो दूसरे को लगा दीजिए। तो जो कम चाहिए वो कम मात्रा में जमीन से शक्ति लेगी और तब तक जमीन अपनी शक्ति को पुनः बढ़ा लेगी, फिर वो लगा दीजिए। तो फसल चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है फसलों को लगाने के लिए। पट्टीदार खेती के अंतर्गत इसमें बड़े बड़े जोतों के खेतों में पट्टी बनाकर जल प्रवाह के वेग को कम किया जाता है। पट्टी मतलब चारों तरफ मेड़ हम बना देंगे
तो जब मेड़ बना देंगे तो जब पानी भरेंगे तो पानी बहेगा नहीं, जब पानी बहेगा नहीं तो मिट्टी उसके घोल के साथ बहेगी नहीं। स्थानांतरित कृषि को समाप्त करके झूम कृषि, मैंने जो अभी बताया कि जंगल के एक भाग को काट के खेती करते, जब उसमें उत्पादन कम हो जाता है दूसरे में, तो इसको पूरी तरह बैन करके, वैसे हो भी गई है लेकिन उत्तर पूर्व के राज्यों में भी कुछ जगह होती है। हरी और जैविक खादों का प्रयोग करके मृदा की उर्वरता को बनाया रखा जा सकता है। अब खूब तो ऑर्गेनिक खेती के बारे में आ रहा है ना। अब आपको विश्वास नहीं होगा कृषि में कि लौकी एक इस पेन के बराबर होती है, या पेन के बराबर छोड़ दीजिए, इस पेंसिल के बराबर होती है। एक इंजेक्शन होता है ऑक्सीटोसिन, जो जानवरों को दूध देने के लिए कहा जाता है। रात में क्या करते हैं, इस लौकी में लगा देंगे तो सुबह तक लौकी इतनी बड़ी हो जाएगी। ऑर्गेनिक खेती, इसलिए घर में किचन गार्डन सबके होना बहुत जरूरी है। मेरे घर पे भी है, आप लोग भी किचन गार्डन बनाइए, गमलों में विभिन्न प्रकार की सब्जी लगाइए, जिससे आपको कोरोना काल भी बाहर निकलना नहीं पड़ेगा और आपको हरी ताजी सब्जी मिलेगी। ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल करके जल के बहाव तथा वायु के तेज गति को कम करके अपरदन को रोका जा सकता है। मतलब जो समतल ऊबड़ खाबड़ भूमि है तो क्या होगा, ढाल बनेगी तो वायु के द्वारा, जल के द्वारा और ढाल के साथ, पानी के साथ बह जाएगी मिट्टी। यदि हम जमीन को बराबर कर देंगे तो इनका प्रभाव, वायु और जल का प्रभाव दोनों का कम होगा। ये था चैप्टर फर्स्ट पार्ट 10 का संसाधन और विकास। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कितना समझ आया और क्या क्या समस्याएं हुई। धन्यवाद।